तो मध्य प्रदेश का सियासी समीकरण क्या आगे आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है? क्योंकि ये तमाम दावे जो हैं ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि पार्टी के ऐसे समीकरण बन रहे हैं जिसके आधार पर वर्ष 2020 में जिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े दिग्गज चेहरों के साथ बीजेपी में एंट्री की थी, अब उन चेहरों का दम घुटने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफी करीबी माने जाने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इन दिनों प्रदेश अध्यक्ष नए बनाए जाने को लेकर नाखुश नजर आ रहे हैं और नरोत्तम मिश्रा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुलाकात भी की। ऐसे में इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अब बीडी शर्मा के बाद अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। संगठन आगे आने वाले वक्त में फेरबदल करने की तैयारियां कर रहा है और ऐसे में नरोत्तम मिश्रा का यह दावा है कि वह इस पद के लिए सबसे उपयुक्त कैंडिडेट हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा ने कहीं ना कहीं इस बात के भी संकेत दे दिए हैं कि यदि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो फिर वह कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। दूसरी ओर जीतू पटवारी मोहन यादव सरकार और शिवराज सिंह चौहान के पिछले कार्यकाल को लेकर भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। जीतू पटवारी का कहना है कि पिछले 20 सालों में कई विभागों में यहां पर देखा जाए तो करीब 2 लाख करोड़ रुपए का घोटाला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जा चुका है और ऐसे में इनकम टैक्स ईडी की जो रेड पड़ रही है उसमें अब आगे आने वाले वक्त में और भी बड़े खुलासे होते हुए नजर आएंगे। पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं? पहले बात तो यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात की, ये दोनों नेताओं ने जो मुलाकात की है ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए क्या गले की फांस बन सकती है? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए तो वहीं नरोत्तम मिश्रा जो है वो प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अड़े हुए हैं। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, नरोत्तम मिश्रा का मुझे याद आता है कि हमेशा बड़बोले बयानों को लेकर जाने जाते थे। आपको याद होगा कि चुनाव में हारने के बाद जिस तरह से उनको दरकिनार किया गया है वो भी सबने देखा है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा एक समय टॉप 5 के नेताओं में गिने जाते थे, फायर ब्रांड नेताओं में से गिने जाते थे। हर मुद्दे के ऊपर उनकी बेबाक राय निकल के सामने आती थी। ऐसे में जिस तरह उनको दरकिनार किया गया है तो सिंधिया के साथ मुलाकात होना, दिनेश जी देखिए, दो आप उसमें देख सकते हैं। एक तो सिंधिया जो इस समय कहीं ना कहीं घिरे हुए नजर आते हैं बीजेपी के अंदर। आप देखिए लगातार उनके ऊपर, उनके साथियों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि क्यों बीजेपी के अंदर वो आए, और जब से बीजेपी के अंदर आए हैं कहीं ना कहीं बीजेपी का अंदर खाने में बिगाड़ होता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसे में सिंधिया जो लगातार मजबूती के साथ में बीजेपी के साथ चल रहे थे, उनको भी झटका लगता हुआ नजर आता है कि आखिर मेरे ऊपर या मेरे साथियों के ऊपर किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आप देखिए, जब मामूली से कांस्टेबल को पकड़ा गया, उसके पास से सौरभ शर्मा के पास में कई किलो सोना मिला, करोड़ रुपए की जायदाद मिली, उसको लेकर भी लगातार सवाल उठे कि भाई 8-9 साल से लगातार वो इस तरह से घोटाले पे घोटाले, इस तरह से लगातार गबन करता हुआ नजर आ रहा था। तो आखिर शिवराज सिंह चौहान सरकार जो थी कहाँ सोई हुई थी? और ऐसे में सिर्फ कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि उनके एक कह सकते हैं जो लोग कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए, उनके एक नेता का कहीं ना कहीं से एक ताल्लुक ये रहा कि वो परिवहन मंत्री रहे। तो ऐसे में सिर्फ उनके ऊपर टीका फोड़ देना, ये कहना कि भाई उनके आने से सब चीजें हुई हैं, ये निराशा की बात कहना कहीं सिंधिया के लिए भी है। और आप देखिए, जब जो बीजेपुर में चुनाव हो रहा था, उपचुनाव, इसके अलावा बुधनी में चुनाव हो रहा था, तब भी सिंधिया को नहीं पूछा गया। तो लॉबी बनती हुई नजर आ रही है। इस लॉबी को तोड़ने का काम क्या नरोत्तम मिश्रा और सिंधिया करते हुए नजर आएंगे? देखिए, हर मुलाकात का अपना एक दस्तूर होता है, अपना कोई ना कोई महत्व होता है। और यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश सरकार की बात की जाए, मजबूत है, लेकिन क्या आपस में कोई बड़ा कह सकते हैं तिफरका नहीं पड़ सकता? आप जरा ध्यान करिए, 2018-19 में जब कांग्रेस पार्टी भी बनी थी, वो भी मजबूत सरकार बनी, लगभग कह सकते हैं अपने दम पर बनी थी। लेकिन जैसे सिंधिया को ये बात समझ आती है कि उनकी जो है बहुत इज्जत या वक्त अब कांग्रेस पार्टी में नहीं है, वो बीजेपी में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ क्या ये खेल भी हो सकता है? क्योंकि देखिए, राजनीति और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हरियाणा में जरा आप देखिए, अनिल विज किस तरह से बीजेपी को आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या यही खेल अब मध्य प्रदेश में भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा? इसको लेकर सबकी नजरें मध्य प्रदेश पे लगी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है अमन जी, यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये कहना है कि मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जो आरोप लगा रहे हैं, ये करोड़ों रुपए के हर विभाग में घोटाले हो रहे हैं जी, तो आखिरकार वो सबूत क्यों नहीं पेश करते हैं? दूसरी तरफ जीतू पटवारी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मैंने तमाम सबूत पेश किए हैं, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को अब कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। बीजेपी की सरकार को यहाँ पर धराशायी करने में कांग्रेस पार्टी को क्या कोई मदद मिल पाएगी? क्योंकि चौतरफा घिरी भारतीय जनता पार्टी
आगे आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं जनता के बीच भी जाएगी तो तमाम घोटाले बिल्कुल, और इनके भ्रष्टाचार के जो आरोप देखिए है। दिनेश जी, व्यापम घोटाले को आप भूल सकते हैं कि अब व्यापम घोटाले की अगर हम्म। बात करेंगे तो हमें पूरा दिन हो जाएगा हमें बात करते जी। हुए। इसके अलावा आप सबूत की बात कर रहे हैं। देखिए एक मामूली सिपाही के पास कैसे 100 करोड़ की आसपास संपत्ति बन जाती है, इसके ऊपर जवाबदेही कहीं न कहीं तय करनी पड़ेगी। कैसे उनके साथी या उनके दोस्त या उनकी कह सकते हैं जो रिश्तेदार हैं उनके नाम पे करोड़ों रुपए की करोड़ों कंपनियाँ रुपए खुल की। जाती हैं, इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। 52 किलो सोना, ज़रा सोचिए कितनी बड़ी इसकी कह सकते हैं कि मार्केट में वैल्यू है, वो लावारिस हालत में पड़ा हुआ मिलता है। तो ये तमाम सबूत क्या कम है जो यहाँ पर इस तरह की बातें कही जा रही है। उससे बड़ी बात जिस तरह से जो डायरी की बात लगातार हो रही है, जीतू पटवारी भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उस डायरी को जरा खोलिए, उसमें ऐसे-ऐसे लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिनके नाम पे हज़ार-हज़ार करोड़ के कह सकते हैं कि फंड या पैसे देने की बातें कही गई हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें ये कहीं न कहीं अब मोहन सिंह यादव सरकार के ऊपर भी हमला कर रही हैं कि भई आखिर वो क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। साल भर से भी आई थिंक ज़्यादा का वक़्त हो गया अब तो। 1.5 साल का हाँ, 1.5 वक्त। साल का वक़्त हो गया। तो ऐसे में क्या मोहन यादव भी डरी-डरी सी हो कह सकते हैं सरकार चलती हुई नजर आ रही है? या मोहन यादव कोई बड़ा फैसला करने से डर रहे हैं या बच रहे हैं? ये तमाम जो फैसले हैं और सवाल हैं, ये लगातार उनके ऊपर उठ रहे हैं क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को हटाकर वो मुख्यमंत्री बने हैं। मैं यहाँ रोकना चाहूंगा आपको, एक छोटा सा सवाल और है और जी। वो सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जी। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो वादे किए गए थे कि 2,500 रुपए प्रति माह हुँ। हर महिला को दिए जाएंगे, इसके साथ साथ जो किसानों को एमएसपी देने का वादा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही मध्य प्रदेश सरकार ये बड़ा फैसला करेगी और चाहे चने के किसान हो, यहाँ पर सोयाबीन के किसान हो, धान के किसान हो या गेहूं का एमएसपी तय करना हो, सब फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। उसके बावजूद भी, कृषि मंत्री बन जाने के बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इन वादों को लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। तो आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ बाउंस बैक कर सकती है? जी। क्या कोई उम्मीद दिखाई दे रही है जीतू पटवारी के कंधों पर जिम्मेदारी रखकर? देखिए बिल्कुल, बिल्कुल अगर आप इस तरह की बात कर रहे हो, सवाल रख रहे हैं तो जाहिर बात है कि जरा बुधनी और विजयपुर चुनाव को आप देखिए, किस तरह से बुधनी हारते-हारते बीजेपी बची और विजयपुर में तो जो बीजेपी का गढ़ था वहां पर कांग्रेस पार्टी ने सीट निकाली है। तो ये अपने आप में बताता है कि क्या माहौल अब बदलने लग गया। और देखिए दूसरी बात ये भी नजर आती है कि 18-20 साल से लगातार बीजेपी की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान 3-4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब मोहन सिंह यादव मुख्यमंत्री हैं। इस बीच में 1 आध साल के लिए या 1-1.5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार में रही, तो क्या यहाँ पर जो जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि बीजेपी की नहीं बनती? 8-9 साल से लगातार एक मामूली सिपाही इस तरह की गबन घोटाले कर रहा था, क्या इसके ऊपर नजर नहीं थी? यहाँ तक कहा जा रहा है कि दिनेश जी की नितिन गडकरी तक को भी ये चीज पता थी कि वहां पर घोटालेबाजी हुई। तो ये तमाम जो पहलू हैं, तमाम जो चीजें इस तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं हाथ पे हाथ धरे बैठी थी, या जो सरकार थी वो हाथ पे हाथ धरे बैठी थी। और अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को वाकई में एक ऐसे पॉइंट सक्रियता के साथ मिल गया और जीतू पटवारी लगातार उन मौकों को कैश भी करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि जब किसान धरना कर रहे थे, जीतू पटवारी तुरंत पहुंच जाते हैं। लहसुन जब पानी में बहता हुआ दिखाई पड़ रहा था, तब जीतू पटवारी पहुंच जाते हैं और उसका फल कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को दोबारा कह सकते हैं मध्य प्रदेश में मजबूत करती हुई दिखाई पड़ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है और इसके साथ साथ जीतू पटवारी के कंधों पर जिम्मेदारी है कि आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते मजबूती दिलाई जाए, जिसके आधार पर सत्ता परिवर्तन करना यहाँ पर संभव हो पाए। दरअसल देखना ये दिलचस्प होगा कि अब आने वाले वक्त में किस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर सत्ता पक्ष को घेरती हुई नजर आती है और सौरभ शर्मा नामक जो शख्स यहाँ पर इनकम टैक्स ने यहाँ पर जिनको गिरफ्तार किया है, वो क्या वाकई किसी बड़े सरकार के सिपहसालार को यहाँ पर उसका नाम यहाँ सामने करता हुआ नजर आएगा? क्योंकि हजारों करोड़ के घोटालों का यहाँ पर अब पर्दाफाश होने के लिए सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया गया है और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया मोहन यादव के अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर भी कुछ ज्यादा संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में महासंग्राम मचता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना ये दिलचस्प होगा कि मोहन यादव किस तरीके से इस सरकार के कार्यकाल को पूर्ण कर पाते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।